चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाले में। आज हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्त? स्टाफिंग। अरे एक वर्ड हटा देते हैं, स्टाफिंग में सिर्फ स्टाफ पढ़ो। स्टाफ का मतलब क्या होता है? जैसे आप पी आनंद एकेडमी के स्टाफ हो, है ना। अभी मैं बताऊंगा काम आपको कौन कौन से काम करना है। अच्छा चलो स्टूडेंट हो, चलो खैर कोई बात नहीं। स्टाफिंग क्या हो गया सर? वही वाला काम जो स्टाफ से करवाना है या फिर करना है। एक बार देखते हैं सर स्टाफिंग का कंसेप्ट कैसे काम करता है। इसने कहा फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो वो आदमी हो गया जो लोगों से इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यू लेके कह रहा है तुम ये काम करो तुम वो काम करो? पक्का ऐसा लग रहा है क्या? पक्का ऐसा लग रहा है क्या? चलो आगे देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। इट फिल्स पोजीशन। इसको बताता कौन है फिर कि इतनी वैकेंसी है या फिर इतने लोग चाहिए? बता कौन रहा है इसको? इसको बता कौन रहा है कि सर इस मान लिया ये आदमी कह रहा है मुझे यहाँ के लिए आदमी चाहिए, वहां के लिए आदमी चाहिए, वहां के लिए आदमी चाहिए। भाई तुझे बताया किसने? इसका मतलब तू एस्टिमेट भी कर रहा है। सर देखते हैं। इट फॉलो पी एंड ओ। पी बोले तो और ओ बोले तो ऑर्गेनाइजिंग। आपको पता है इसको किसने बोला? आप ध्यान रखना एग्जाम में पूछते हैं। इसको बोला ऑर्गेनाइजिंग वाले ने। किसने बोला? ऑर्गेनाइजिंग वाले ने। देखो टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग कर दी। जनरली ऑर्गेनाइजिंग का काम भी टॉप मैनेजमेंट का ही होता है। फिर उसने प्लानिंग करने के बाद ये बोला कि हमें इतने लोग चाहिए। इसका मतलब अभी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि ऑर्गेनाइजिंग वाले ने इसको बोला। आपको याद है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, ये कौन डिसाइड करता है? ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है ये। तो उन्होंने हमें बोला कि हमें इतने लोग चाहिए लेकिन कंपिटेंट लोग लेके आना। ठीक, तो मेरा क्या काम है? मेरा काम है कंपिटेंट लोगों को लेके आना। तो अब आप जब ये तीन चीजें पढ़ लोगे ना तो आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब, इट फिल पोजीशंस, इट फॉलो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसका मतलब स्टाफिंग कभी भी पहले नहीं होगा, वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही काम करेगा। कहने का मतलब मान लिया मुझे रखा गया है कंपनी की स्टाफिंग के लिए, तो मैं चुप बैठा रहूंगा अनलेस एंड अनटिल टॉप मैनेजमेंट मुझे ये बताए ना कि लोग चाहिए कितने। ठीक, अगला एस्टिमेटिंग मैन पावर। लेकिन एस्टिमेटिंग सर अभी तो आप कह रहे थे कि ऑर्गेनाइजिंग वाला आपको बताएगा इतने लोग चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग वाला बताएगा कि देख लो यार इस वाले काम के लिए मुझे ना ऐसा लग रहा है 15 से 20 लोग लगने चाहिए। वो आपको एक टेंटेटिव फिगर देता है 15 से 20। एग्जैक्ट कितने लोग चाहिए ये मेरा काम है एस्टिमेटिंग करने का। लेकिन ये सिलेक्शन वगैरह या फिर किसी की जॉब में रखना कैसे होता है? सबसे पहला क्या काम होता है? रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद प्रमोशन और प्रमोशन के बाद कंपनसेशन। आप इसको ऐसे याद रखोगे आरएसटी पीसी, आरएसटी पीसी। बोलो पक्का याद हुआ? तो मुझे 1 2 3 4 चीजें याद हो गई। और जब ये 4 चीजें याद हो जाएंगी तो आपको ये याद करना डेफिनेशन। आपको एग्जाम में यही वाली डेफिनेशन लिखनी है। मैं आपको हर एक चैप्टर के लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दे रहा हूं, आपको वो बिल्कुल रट जानी है। चलो सर, स्टाफिंग एज अ प्रोसेस इंक्लूड। अब वहां पे आपने याद किया था आईएसटीपीसी, वो वैसे ही याद रखना है, लेकिन यहां पे आके डेफिनेशन में ऐसे लिखना है एक्विजिशन रिटेंशन। भाई एक्विजिशन का मतलब समझते हो? मान लिया मैंने आपको मीठी मीठी चुपड़ी बातें बोल के बुला तो लिया, लेकिन जिस दिन आपको मेरी हकीकत पता चलेगी उस दिन आपको मेरे से नफरत होने लगेगी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब आपको उस चीज के बाद भी यहाँ पे रोकना, ये मेरा काम होना चाहिए, तो उसको बोला हमने रिटेंशन। लेकिन कोई भी आदमी कभी भी आपके पास ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगा अनलेस एंड अनटिल आप उसको क्या नहीं दोगे? डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट कैसे दिया जाता है? परफॉर्मेंस को अप्रेज करके। भाई तुम्हारा ये वाला काम हमें अच्छा लगा इसलिए हम आपको सैलरी हाइक कर रहे हैं, प्रमोशन देते हैं और लास्ट में उसका कंपनसेशन डिसाइड कर देते हैं। ठीक, बोलो सर ये बातें याद हुई? अब डेफिनेशन कैसे बनेगी? डेफिनेशन ऐसे बनेगी, स्टाफिंग एज अ प्रोसेस इंक्लूड एक्विजिशन रिटेंशन डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रमोशन एंड कंपनसेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। अभी मैंने आपको दिया 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट के अंदर मुझे आपसे ये चारों बातें और चारों बातों के बाद मुझे ये डेफिनेशन आपसे सुननी है। चलो सर, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। नालायक बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी आपको स्क्रीन पे दिखने लगा होगा कि आपके लिए ना इंपॉर्टेंस भी लिख दिए गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ऐसे ही लिखे हुए हैं, आपको ऐसे ही याद करना है। देखो हम लोग पापा को क्या बोलते हैं? हम लोग पापा को बहुत प्यार से बोलना हो तो बहुत प्यार से अगर आप लोग अपने पापा को बोलोगे तो आप पापा को पॉप्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पॉप्स। लेकिन पापा को और अच्छा लगे, पापा को और अच्छा लगे तो थोड़ा पी पे और थोड़ा सा प्रेशर डाल देना, पॉस। ठीक है, ठीक, ये याद करने की टेक्निक है बेटा। ठीक है, चलो 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 हाँ। पॉप्स करो तुम्हारी। नहीं 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 नहीं, पॉप्स। ठीक है, क्या हो गया? पॉप्स।
बेसिस, ठीक है। चलो सर, सबसे पहले देखते हैं पहला क्या है, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। देखो जी, हमने यहाँ पे अभी देख लिया था ना, फाइंडिंग द राइट पीपल। अब जो राइट पीपल है वो कैसा होना चाहिए? अब मान लो ना कि मुझे 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 फील्ड पे किसी को भेजना है। अब कोई फेमिनिस्ट ना जाग जाए, यूजुअली जब मुझे किसी को फील्ड पे भेजना है, बहुत लेट नाइट भी भेजना है, रात भर के लिए भी भेजना है, मेरा ऐसा काम है कि मैं लोगों पे प्रोडक्ट्स वगैरह भिजवाता हूँ, होम डिलीवरी करते हैं। तो अब ऐसे काम के लिए जो मुझे लोग रिक्रूट करने पड़ेंगे, इतने कैपेबल लोग तो हो कि अगर रास्ते में उनसे कोई सामान वामान छीने, कोई मारे पीटे, तो उनसे लड़ पाए, ठीक। तो मैंने क्या बोला, मुझे राइट पीपल चाहिए। अब राइट पीपल का मतलब कैसा पीपल होता है? कॉम्पिटेंट पर्सनल, मतलब हमें अपना एम्प्लॉय बनाना है कॉम्पिटेंट आदमी को। बोले पहली बात समझ में आई। दूसरा सर, हाइयर परफॉर्मेंस। अब समझना है इसको, हाइयर परफॉर्मेंस कब आएगी? जैसे ही आपने कॉम्पिटेंट पर्सनल हायर कर लिया ना, वो कॉम्पिटेंट आदमी कैसा रिजल्ट्स देने लगेगा? हाइयर। मतलब सीधी सीधी बात है, इसके अंदर कोई खास कीवर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं, बस आपको ऐसा लिखना है, हाइयर परफॉर्मेंस विल बी जनरेटेड बाय रिक्रूटिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल ऑन अ रिगरस बेसिस, ठीक। थर्ड सर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये थर्ड पॉइंट है। अब मान लेते हैं, मेरी तरफ देखो, आपने 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 क्या किया, कॉम्पिटेंट पर्सनल रख लिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग हाइयर परफॉर्मेंस। ध्यान से मेरी बात सुनना, आपने कॉम्पिटेंट पर्सनल रख लिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग हाइयर परफॉर्मेंस, लेकिन हाइयर परफॉर्मेंस दिलवाने के लिए आपको उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है। मतलब आप ऐसे समझो ना कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बट यू डोंट हैव द सेंस कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इसका मतलब कॉम्पिटेंट है, हाइयर है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब यूटिलाइजेशन कैसे होगा? जब स्टाफिंग होगा। तो स्टाफिंग एक इंपॉर्टेंट फीचर है, आई मीन इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो आपको स्टाफिंग के अंदर पढ़ाया जाता है कि अगर आपको कॉम्पिटेंट और हाइयर परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको अच्छे से यूटिलाइज करना भी आना चाहिए। डन, 3 बातें हो गई। चौथी बात, कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर आपने कॉम्पिटेंट पर्सनल रखे हाइयर परफॉर्मेंस की उम्मीद में, और उनको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, तो आपके यूटिलाइजेशन करने की वजह से अब उनका ग्रोथ होगा और कंटिन्यू आप अपनी कंपनी के सर्वाइवल लेवल तक पहुंचते चले जाओगे या फिर उससे ऊपर भी चले जाओगे। तो हो गए सर चारों पॉइंट लिंक। लास्ट पॉइंट, इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। अब स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस के अंदर एक बात बताई, बहुत ध्यान से सुनना। आपने राइट पीपल उठा लिया, राइट जॉब पे लगा दिया, आप उम्मीद करने लगे हाइयर परफॉर्मेंस, आपने अच्छे से यूटिलाइज भी किया, लेकिन इन सब के बाद भी स्टाफिंग अपने इंपॉर्टेंस के अंदर एक बात बताता है कि अगर आपको चाहिए कि आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, आपका एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉय के मोराल को कंटिन्यू बेसिस पे इम्प्रूव करते रहो, कंटिन्यू बेसिस पे चेक करते रहो, जहाँ जहाँ दिक्कत दिख रही है आप उस पर काम करते रहो। तो इसका मतलब स्टाफिंग इंपॉर्टेंस में बताता है, इंप्रूव होता है जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। अब जल्दी से देख लेते सर, ये पॉप्स में पी क्या है सर? यहाँ पे पी क्या है सर? परफॉर्मेंस है सर। इसमें ओ क्या है सर? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सर फिर से पी क्या है सर? सर पी से क्या है बोलो? पर्सनल, कॉम्पिटेंट पर्सनल। सर एस क्या है सर? सर्वाइवल। अगला एस क्या है सर? सेटिस्फेक्शन। ठीक सर, 1 मिनट का टाइम दिया, मैं आपसे सुनूंगा भी है। चलो नालायक बच्चों, आपको स्क्रीन पे कुछ दिखने लगा होगा, लेकिन आप उससे पहले मुझे बताओ, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, हाउ डज स्टाफिंग इंश्योर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? क्या बात है, क्या बात है। इसके आंसर में हमें क्या लिखना है? इसके आंसर में हमें लिखना है इंपॉर्टेंस। अब मुझे बताना, आप इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस के कितने फीचर लिखोगे? वैसे इंपॉर्टेंस कितने हैं, सॉरी इंपॉर्टेंस कितने हैं टोटल? 5। आप इसके आंसर में कितने लिखोगे? डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि हमें याद कितना है, नहीं कितने मार्क्स का है। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो हम 5 इंपॉर्टेंस का नाम लिखेंगे, लेकिन एक्सप्लेन सिर्फ 3 करेंगे। लेकिन अगर 5 आए तो 5 का नाम भी लिखेंगे और बस 100 नंबर पक्के बेटा। अब आ जाते हैं सर यहाँ पे। अब आज की क्लास में मुझे आपको कराना है स्टाफिंग की ड्यूटीज। 1 मिनट, स्टाफिंग की कोई ड्यूटीज होती नहीं है। ड्यूटीज किसकी होती है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है ड्यूटीज ऑफ एचआरएम, लेकिन आप उससे पहले इधर आ जाओ जरा, एचआरएम देख लो। एचआरएम स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आप मुझे बताओ, स्टाफिंग के अंदर एचआरएम आया या एचआरएम के अंदर स्टाफिंग आया? वेरी गुड सर, स्टाफिंग के अंदर एचआरएम एक पार्ट है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो आप क्या करोगे? स्टाफिंग मैनेजमेंट के अंदर एक ब्रांच उसका बना दोगे, इसका क्या नाम रखोगे? एचआरएम। डन, समझे क्या? तो एक बार चल के एचआरएम को देख लेते हैं। एचआरएम क्या लिखता है? इट डील्स विथ ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब स्टाफिंग के अंदर मैनेजमेंट ह्यूमन का भी हो सकता है,
मशीन्स का भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीजों का हो सकता है, लेकिन अगर स्टाफिंग के अंदर ह्यूमन को मैनेज करना है तो हम उसको किसके अंदर दे देंगे, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। अगला, मैनेजिंग द ह्यूमन कंपोनेंट। अब ह्यूमन से रिलेटेड मतलब कंपनी के एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी सब HRM देखेगा। सर देखेगा क्या क्या, सर देखो ये कॉम्पिटेंस देखेगा, उसके मोटिवेशन लेवल को चेक करेगा या फिर मोटिवेट करेगा, उसके परफॉर्मेंस को एनालिसिस करेगा और उसका रेम्युनरेशन, इंसेंटिव, बोनस ये सब ये डिसाइड करेगा, ठीक। लेकिन वो कम्युनिकेट स्टाफिंग लेवल पे ही होगा, HRM उनको रिकमेंड कर दिया करेगा, ठीक है, समझ में आया। अगर कुछ है तो बस इतना से याद रखना, ये स्पेशलाइज्ड एरिया है, क्या ह्यूमन इनका स्पेशलाइज्ड एरिया है। अब जब ये याद हो जाता है तो अब जल्दी से आ जाओ ड्यूटीज ऑफ HRM में, ठीक। अब ये इनका काम है कि ये लोग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले ये लोग सर्च करते हैं कैसा आदमी, क्वालिफाइड। अब आप ऐसे समझना, बहुत ध्यान से देखो, अगर समझ गए तो बात बन जाएगी। जब मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ा रहा था ना, तो कंसेप्ट में मैंने आपको RST-PC बताया था। अब आप एक बात बताओ, अगर 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 मैं अपनी फैक्ट्री के लिए मजदूर ढूंढ रहा हूँ कि जो सामान यहाँ से उठा के वहाँ रख ले या इस मशीन को चलाए, क्या उसके लिए मैं ये प्रोसेस लगाऊंगा? नहीं, उसके लिए प्रोसेस कभी नहीं लगेगा। हमेशा प्रोसेस किसके लिए लगेगा, जब भी मैं कोई ऐसा आदमी लेके आ रहा हूं जिसका काम कुछ हद तक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मतलब आप मुझे बताओ, लास्ट मैनेजमेंट कहां पे मिलता है? लास्ट मैनेजर आपको कहां पे मिलेगा? टॉप पे, मिडल पे, ऑपरेशनल पे। ऑपरेशनल पे एक आदमी आता है, इसका नाम है फोरमैन। फोरमैन आता है ना। प्लांट सुपरिटेंडेंट कहां आता है? अब मिडल में आता है, कंफ्यूज नहीं होना, मिडल में आता है। तो ऐसे लोगों के सिलेक्शन के लिए मैं ये सारी चीजें लगाऊंगा और ऐसे लोग क्या होने चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक। चलो सर, दूसरा एनालाइजिंग जॉब। जॉब को एनालाइज करता है कि उसका काम क्या होगा। भाई काम के बेसिस पे क्वालिफिकेशन मांगेंगे ना। भाई मान लिया सिस्टम पे मुझे वीडियो एडिट करना है, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी मांगूंगा। तो सबसे पहले मैं एनालाइज करूंगा जॉब और उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं डेवलप करूंगा उसका कंपनसेशन एंड इंसेंटिव। अभी मुझे समझ में आया, जॉब के अकॉर्डिंग कंपनसेशन और उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव डिजाइन होता है, ठीक। अगला, डेवलप रिलेशन। भाई किसके साथ रिलेशन? यहां पे लिखा है डेवलप रिलेशन, किसके साथ रिलेशन? किसके साथ रिलेशन? हाँ, लेबर यूनियन के साथ बोला मैंने, लेबर के साथ नहीं बोला। लेबर यूनियन के साथ, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसके साथ मैं अपने रिलेशंस को डेवलप करूंगा। अगला, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेन। आप मुझे बताओ, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे कंप्लेन या फिर ग्रीवेंसेस कौन करता है? कभी मशीन बोलती है ना, आज ना चलूं मैं, आज मेरा मन नहीं। मशीन कभी नहीं बोलेगी, कौन बोलेगा? सर यही बोलेंगे। और इसको डील कौन करता है? सर HRM करता है। तो इनकी एक ड्यूटी ये भी हो गई कि आपको हैंडल करना है जितने भी कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस होंगे। और लास्ट पार्ट देखो बेटा, नहीं सेकंड लास्ट, डिफेंडिंग कंपनी। मतलब डिफेंडिंग कंपनी का मतलब अगर कंपनी पे कोई सूट डल गया है, कंपनी पे किसी ने क्लेम डाला है, तो भी मैं ही करूंगा। अब सुनना, अब आप बोलोगे सर ये तो केस अलग हो गया। अब इसको ध्यान से सुनोगे वरना गलत कर दोगे एग्जाम में। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कोई आदमी ये कह रहा है जो इस कंपनी के पास मशीन है ना, मशीन, इस मशीन की ओनरशिप मेरी है। ध्यान से सुनना, कोई एक आदमी ये कह रहा है कंपनी पे जो मशीन है ना, मशीन की ओनरशिप मेरी है। बताओ क्या ये HRM वाला देखेगा? क्या ये HRM वाला देखेगा? नहीं देखेगा, क्योंकि सर उसका स्पेशलाइज एरिया क्या है? ह्यूमन। और क्लेम किसके ऊपर आया है? मशीन्स के ऊपर। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंडिंग कंपनी। तो ये कंपनी को किस चीज में डिफेंड करेगा? जब कोई आदमी कंप्लेन करेगा। सर अब ऐसे समझना, ऐसे समझना, चाहे डिफेंड किसी भी चीज का हो, मशीन का हो या फिर ह्यूमन का हो, यहाँ पे वो सारी चीजें देखता है। मतलब सर जब यहाँ पे वो बता रहा था स्पेशलाइज एरिया ह्यूमन है, तो मशीन का क्यों देख रहा है? सर अगर कंपनी को डिफेंड करने वाली बात आएगी तो वो मैन भी देखेगा और मशीन भी देखेगा। याद रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा तो ध्यान रखना कि अगर HRM के पास कोई कंपनी से रिलेटेड कोई क्लेम आया, चाहे मशीन का है या फिर ह्यूमन का है, वो दोनों चीजें देखेगा, ठीक। लास्ट पार्ट, सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब, सोशल सिक्योरिटी का मतलब उसका लाइफ इंश्योरेंस, उसका PF, उसका मेडिकल, रिटायरमेंट के बाद पेंशन कितना कटना चाहिए, सारी चीज़ें वही ध्यान करता है। तो मैं अभी ये सारी बातें आपसे पूछूंगा। टोटल कितनी बात है? 1 2 3 4 5 6 7 बात यहाँ पे है, और 1 2 3 4 4 चीज़ें यहाँ पे दिया मैंने आपको। 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट में मैं आपसे सारा सुनता हूँ, जल्दी करो। चलो नालायक बच्चों, लास्ट पार्ट में आपका वेलकम है, जहां पे हमने करना है प्रोसेस है छोटा सा ऑन नेक्स्ट पेज, ठीक है। आओ आज से हमारी टोटल कितने प्रोसेस होते हैं? अरे बोलो ना, टोटल कितने प्रोसेस होते हैं?
1 2 3 4 5, पक्का? नहीं सर, इसके अलावा 3 और होते हैं सर, वो है यहाँ पे ये 3, ठीक है? तो टोटल कितने हो गए? देखो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि हम इसको हेडिंग याद करेंगे, लेकिन इसकी हेडिंग जो आपको याद करनी है ना, इसकी हेडिंग आपको कैसे याद करनी है? ऑर्डर वाइज ही याद करनी है, इसका ऑर्डर को आप छेड़ नहीं सकते हो, ठीक है? नहीं तो ये बुरा मान जाती है। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, पहला क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, पहले एस्टिमेट होएगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट होएगा, रिक्रूटमेंट के बाद, आज तक मुझे पता ही नहीं था कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, आज आपको पता चल जाएगा। फोर्थ है सर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद क्या होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद होएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एंड लास्ट में कंपनसेशन। अब आप मुझे एक बात बताओ, सोचना, मुझे बताना, क्या आप कोई कंपनी ज्वाइन कर लोगे बिना उनसे सैलरी पूछे? बताओ ना, क्या आप बिना उनसे सैलरी पूछे? अब ये कह रहा है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन भी हो गया, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट भी, उसको चेयर पे भी बिठा दिया और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग भी चालू कर दी, और ये यहाँ लास्ट पार्ट में कह रहे हैं सर यहाँ होगा कंपनसेशन। ऐसे कौन करता है किसी कंपनी में? जब मैं भी कहीं पे इंटरव्यू देने जाऊंगा, मैं कहूँ भैया सिलेक्शन हो गया, कहते हैं हाँ जी आपका सिलेक्शन हो गया, मैं पहले पैसा बताओ, पूछेंगे ना? तो सर यहाँ पे ऐसा गलत क्यों हो रहा है? गलत नहीं हो रहा है। पहले आप ये 8 हेडिंग मुझे याद करके दे दो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें से सैलरी कहाँ डिसाइड हो जाती है। जल्दी से याद करके दो, हो गया? चलो नालायक बच्चों, अब आना, मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको आज के बाद हमेशा याद रहेंगी, और अगर आपने आज से पहले पढ़ा होगा उसके बाद भी आपकी आंखें खुलेंगी। सबसे पहले हमने बोला प्रोसेस स्टाफिंग में पहली चीज आई है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब मैन पावर रिक्वायरमेंट किन बातों पे डिपेंड करती है? सर 2 बातों पे डिपेंड करती है, नंबर कितने चाहिए और किस टाइप के चाहिए। बोलो 2 बातें याद रखेंगे सर? 2 बातें हम याद रखेंगे। यहां पे एस्टिमेट करते समय हमें देखना है नंबर्स कितने हैं और टाइप्स कितने हैं, हुआ? अब इसके बाद यहां पे आपको 2 एनालिसिस करनी पड़ती है, वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। अब इन 2 वर्ड को अपने अंदर बिल्कुल बिठा लो, हो सकता है एमसीक्यू में पूछें। सर वर्क लोड एनालिसिस का मतलब होता है कितने नंबर और कितने टाइप के लोग नेसेसरी हैं। मतलब वर्क लोड एनालिसिस किसको बोलता है? सर ये एन को बोलता है, कितने नेसेसरी है, ठीक? फिर होता है सर वर्क फोर्स एनालिसिस, ये कहता है कि कितने नंबर और टाइप मेरे पास अवेलेबल है। बोलो बात समझ में आया क्या? अब हम कभी गलत नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे सर? वर्क लोड एनालिसिस में लिखेंगे कितने नंबर और कितने टाइप के लोग हमें चाहिए, नेसेसरी। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब कितने नंबर और कितने टाइप के लोग हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इसका मतलब एस्टिमेटिंग मैन पावर के अंदर मैं वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस करने के बाद नीचे आऊंगा, मुझे उससे पता चलेगा अगर वर्कफोर्स ज्यादा है या कम है, तो वो इंडिकेट करेगा या तो आप अंडर स्टाफ हो या फिर आप ओवर स्टाफ हो। अगर आप अंडर स्टाफ हो तो आपको वापस रिक्रूटमेंट करके कुछ लोग चाहिए, इसका मतलब ये इसको इंडिकेट करता है। अगर मैं यहाँ पे ओवर स्टाफ इंडिकेट हो गया तो मेरा अगला वाला रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। अभी समझ में आया क्या कि सर रिक्रूटमेंट में जाने के लिए मुझे वर्कलोड वर्कफोर्स एनालिसिस करने के बाद अंडर स्टाफ का पता चलेगा, और अंडर स्टाफ के बाद मैं क्या करूंगा? रिक्रूटमेंट करूंगा। बोले बात समझ में आया? अच्छा, लेकिन सर अगर ओवर स्टाफ हो गए तो वी हैव 2 ऑप्शन, या तो मैं उनको रिमूव कर दूं, मतलब अगला प्रोसेस ही नहीं लगेगा, लेकिन ये हो सकता है मैं उसका ट्रांसफर कर दूं। ट्रांसफर इसके आगे के पॉइंट में मैं बताऊंगा कि कहां पे सीधा आप यहां से उठ के किस लेवल पे चले जाओगे। पहले बोलो ये एनालिसिस याद हो गई। अब ये आपके लिए फुल फ्लेज्ड कंटेंट मिल गया, मतलब अब इसमें कितना बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसका पूरा कंटेंट लिख दोगे। डन? चलो सर अब आते हैं नेक्स्ट पे, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? सर रिक्रूटमेंट में ना 3 बातें होती हैं, उन तीनों बातों को बहुत ध्यान से देखना। पहली बात, ये एक प्रोसेस है जहां पे लोगों को ढूंढा जा रहा है। अब ढूंढने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है? ढूंढने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप कहीं से भी ढूंढो। अच्छा, लेकिन जब मिल जाएगा, मिलने के बाद आपका क्या काम है? आपको क्रिएट करना है एक पूल। मान लेते हैं मैंने एक एडवर्टीजमेंट डाला, एडवर्टीजमेंट से 40 लोग मेरे पास आ गए, 40 लोगों का बायोडेटा सीवी मेरे पास आ गया। अब उन सीवी में से मैं अपनी रिक्वायरमेंट को टिक कर रहा हूं, जितनी सीवी मुझे पसंद आ जाएगी मैं उनका एक पूल बना लूंगा। मान लेते मेरे पास पोस्ट 1 है, लेकिन उसके लिए अप्लाई कर दिया 50 लोगों ने, तो मैं उन 50 लोगों में से कोई एक नहीं चुनूंगा। रिक्रूटमेंट के अंदर मैं उन 50 में से कोई 10, 15 या 20 सीवी शॉर्ट लिस्ट करूंगा। तो इसका मतलब ये क्रिएट करता है एक पूल ऑफ
प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट कि कौन कौन मेरे लिए एम्प्लॉय बन सकते हैं, और उसके बाद मैं उसको अपना जमा रखूंगा। ठीक, अच्छा, अब ये वाला काम आप इंटरनल भी कर सकते हो, एक्सटर्नल भी कर सकते हो। आगे चल के देखेंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है। फिलहाल के लिए आप ऐसे समझो, इंटरनल का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना, ट्रांसफर। मैं अंदर ही ढूंढ लूंगा कि शायद कोई आदमी अभी इस पोस्ट पे काम कर रहा है, ऊपर वाली पोस्ट खाली हो गई, तो मैं इसका प्रमोशन करके इसको ऊपर डाल देता हूँ। बोलो बात समझ में आई? तो ये हो गया इंटरनल प्रोसेस। लेकिन एक्सटर्नल प्रोसेस जहां पे मैं कैंपस में जा रहा हूँ, मैं naukri.com से लोगों को ढूंढ रहा हूँ, या फिर मैंने अपने बाहर कंपनी के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है कि वी नीड सम गुड क्वालिटी पीपल, डन। बोलो ये समझ में आया? अब रिक्रूटमेंट होने के बाद मैं आगे इन्फॉर्म करूंगा कि भैया टोटल 50 सीवी आई थी, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दो, उस 50 में से मैंने 10 इंप्लॉइज, सॉरी प्रोस्पेक्टिव इंप्लॉइज सेलेक्ट किए, जिनको मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट। अब तुम्हारा काम शुरू है। तुम्हारा क्या काम है? तुमको आइडेंटिफाई करना है, 50 में से नहीं, उन 20 में से आइडेंटिफाई एंड चूज करो। क्यों? क्योंकि जो मैंने 10 सीवी या 20 सीवी निकाल के रखे ना, सब बहुत अच्छे हैं। अब उसमें से आप उनको सेलेक्ट करो। तो आइडेंटिफाई किया एंड चूज द बेस्ट पर्सन, मतलब दे आर गुड, लेकिन मुझे गुड में से बेस्ट चाहिए थे। चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। बोलो बात समझ में आई? तो सर मुझे तीनों प्रोसेस समझ में आ गया, डन। अच्छा, जब ये तीनों प्रोसेस हो गया तो आप समझो कि इस लेवल पे मेरा काम खत्म, ये हो गया एंड, यहां पे काम हो गया खत्म। मतलब एस्टिमेटिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन काम खत्म। और पता है यहीं पे सैलरी डिसाइड हो जाती है, यहीं पे एम्प्लॉय की सैलरी डिसाइड हो जाती है कि हम तुमको इतने पैसे देंगे। मतलब ये जो लास्ट पॉइंट है ना इसका कंपनसेशन, ये किसी और कंपनसेशन की बात करता है। फिलहाल के लिए यहीं पे इसकी सैलरी डिसाइड हो गई। ठीक, चलो सर, अब जब ये हो जाएगा तो मेरा काम है कि अब मैं कराऊंगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। क्या मतलब होता है प्लेसमेंट का और ओरिएंटेशन का? मान लेते हैं कि मेरे ना परचेज डिपार्टमेंट में 5 सीटें थी, उस परचेज डिपार्टमेंट में से 5 में से एक सीट पे एक आदमी ने रिजाइन कर दिया था, तो मैं वो वाली सीट के लिए आदमी ढूंढ रहा था। तो प्लेसमेंट का मतलब होता है उस सीट पर उस आदमी को बिठाना। मतलब प्लेसमेंट का मींस ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, द सेड सेलेक्टेड पर्सन वुड ऑक्यूपाई द पोजीशन। तो प्लेसमेंट का मतलब हो गया पोजीशन, याद रखोगे, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन। लेकिन सर ओरिएंटेशन का मतलब होता है वो जो 5वां नया आदमी आया है ना, उसको मैं बचे हुए 4 आदमियों के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ये 4 आदमी ही तो इसको ट्रेनिंग कराएंगे कि ऐसे ऐसे काम होता है। तो सर ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग। अब आप ये चीज याद रखना, आपके लिए कीवर्ड्स है ये कीवर्ड आपको अपने एग्जाम के आंसर में लिखना ही पड़ेगा, तभी मिलेंगे 100 नंबर। तो सर प्लेसमेंट का मतलब ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ वेकेटेड प्लेस, और ओरिएंटेशन का मतलब हो गया इंट्रोड्यूसिंग अमंग अदर एम्प्लॉइज, डन। चलो सर, अभी मैन पावर एस्टिमेटिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन भी समझ में आया। अब देखते हैं सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जिस पल मैंने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया था उसी पल उसकी स्टार्ट हो गई थी ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, अब वो चीज देखना सर। ट्रेनिंग का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच एटीट्यूड, स्किल्स, एबिलिटीज आर इंक्रीज्ड। मतलब मुझे पता है कि उसके अंदर एबिलिटी है, उस एबिलिटी को मैं इंक्रीज करूंगा, या फिर उसके पास कोई स्किल है, अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा स्किल चाहिए वो उसके अंदर डेवलप करूंगा, और उसका एटीट्यूड कंपनी के टुवर्ड में पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो सर ट्रेनिंग का मतलब हो गया ये 3 काम जो मुझे करवाने हैं, एटीट्यूड, स्किल और एबिलिटी को इंक्रीज करना, ये हुआ ट्रेनिंग में। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे वर्ड आया था डेवलपमेंट। अब क्योंकि अभी तक इस वाले पोजीशन तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक, अभी तक वो मेरी कंपनी के लिए कुछ नहीं कर रहा, अभी तक तो हम उसी के ऊपर काम कर रहे थे, उसको अपने लिए बना रहे थे। लेकिन जब बन जाएगा तब आएगा डेवलपमेंट वाला प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट दोनों लोगों का होगा, कंपनी का भी और उस एम्प्लॉय का भी। तो डी स्टैंड फॉर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइंड, मतलब कैसे उसके लिए हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे ताकि वो उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके कंपनी के बेनिफिट के लिए भी काम करे और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी काम करे। तो बोलो ये 5 बातें याद हो गई? हाँ जी सर, पक्का याद हो गई। अगर याद हो गई तो आपको अब आना है यहाँ पे सर, उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराने के बाद हमें परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है। मतलब
अब जो सैलरी उसकी हमने थर्ड स्टेज सिलेक्शन में डिसाइड कर दी थी ना, लेकिन आपको पता है कि हर कंपनी में अप्रेजल मंथ्स होते हैं। अप्रेजल मंथ में एचआरएम वाला आदमी आप सब लोगों के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, और इवैल्यूएट करके हर साल आपकी सैलरी को 10%, 5% या फिर आपकी सैलरी इस बार नहीं बढ़ानी, ये डिसीजन लेता है। तो डिसीजन लेने के लिए वो आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करता है। आपको पता है कि अब बहुत सारी एमएनसी कंपनी में आपको एक लैपटॉप दिया जाता है घर से काम करने के लिए, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या फिर आप ऑफिस में भी बैठ के काम करते हो, तो आपके लिए पर्सनली एक लैपटॉप डिजाइन होता है। पहले ये काम छुपा के किया जाता था, अब ये काम बता के किया जाता है। पहले क्या होता था, आपको पता भी नहीं होता था, और आपके कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता था जो इस चीज को इवैल्यूएट कर रहा होता है कि आपका लैपटॉप कितनी देर ऑन था, जिसको लॉगिन और लॉग ऑफ कहते हैं। इसके अलावा क्या वो सिर्फ लॉगिन तो पड़ा नहीं है, बहुत सारे लोग अपना सिस्टम खोल के बैठे रहते हैं या फिर कुछ और काम कर रहे होते हैं, तो वो उस बटन के मेजरमेंट को भी, उसके स्क्रीन की स्लाइडिंग सबको मेजर करता है। पहले ये काम बिना बताए होता था, और उसके बेसिस पे एचआरएम आपकी अप्रेज परफॉर्मेंस को अप्रेज करता था, लेकिन अब ये वाला काम बता के होने लगा। तो इससे क्या हुआ, परफॉर्मेंस अप्रेज, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमिन स्टैंडर्ड। मतलब अब अगर एचआरएम वाला मान लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि दृष्टि की सैलरी हम लोग 20% से बढ़ाएंगे और अवनी की सैलरी इस बार नहीं बढ़ाएंगे, तो दृष्टि मेरे से पूछेंगे ना कि सर आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो यार, पता नहीं क्यों। अच्छा, अवनी पूछेगी मुझसे, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा देखो हमने आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे, देखो इन्होंने इस स्टैंडर्ड के सारे चेकलिस्ट को ओके कराया है, आपके स्टैंडर्ड के वो चेकलिस्ट ओके नहीं है, तो इसका मतलब प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। बोले बात समझ में आई सर, ये भी समझ में आई। जब ये हो जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेज, उसके बाद होगा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। मतलब इनिशियली जो मैंने आपको बोला ना कि आपकी सैलरी मैंने यहाँ पे एंड करके डिसाइड कर दी, और ये जो कंपनसेशन और ये प्रमोशन है उसके बाद की स्टेज है। अब हो रहा है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। जब आपका परफॉर्मेंस अप्रेज हो गया, उसके बाद प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको आपकी पोजीशन से हटा के थोड़े से ऊपर वाली पोजीशन पे डालेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि जैसे जैसे प्रमोशन होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको मोर पे मिलने लगता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। बोले ये भी बात समझ में। जब इतना हो जाएगा तब फाइनली आता है कंपनसेशन। जो इनिशियली डिसाइड हुआ था ना, वो तो कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से हुआ था, सॉरी इंडस्ट्री के नॉर्म के हिसाब से सैलरी डिजाइन हुई थी कि भैया देखो सब लोग को 20,000, 25,000 या 1 लाख रुपए मिलता है, आपको भी उतना ही मिलेगा। लेकिन आपने देखा कुछ कुछ कंपनी में कुछ ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस, प्रमोशन और उसके बाद कंपनसेशन डिसाइड होता है। तो इसका मतलब पे या रिवॉर्ड कितना देना है ये डिसाइड किया जाएगा। अब ये जो पे और रिवॉर्ड है ना, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। सर डायरेक्ट वाला जो कैश या फिर जो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है वो हो गया डायरेक्ट फॉर्म में, लेकिन इनडायरेक्टली हमने आपको कुछ परक्विजिट्स दिए हुए हैं। परक्विजिट्स का मतलब हमने आपको कार फैसिलिटी दी हुई है, हमने आपको घर दिया हुआ है, हमने आपको गार्डनर दिया हुआ है घूमने के लिए, हमने आपको बहुत सारे टिकट्स, वो तरीके की चीज़ें। इसके अलावा मैं आपके रिटायरमेंट की भी प्लानिंग कर दे रहा हूँ कि रिटायरमेंट में आपको के बाद आपको कितना प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा, कितना आपको पेंशन का पैसा मिलेगा, कितना आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है इनडायरेक्ट में। इसके अलावा क्या हो सकता है कि मैं आपको कुछ काइंड में भी कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, बच्चों की स्कूल की फीस भी दे रहा हूँ, वो सब इनडायरेक्ट में जाता है। डायरेक्टली में वही पैसा जो आपके हाथों में आता है, ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो कंपनसेशन है ये दो तरीके से डिसाइड किया जाता है, एक तो होता है टाइम बेस्ड और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। कुछ कुछ कंपनियों में आपने देखा होगा जो लाला टाइप कंपनी होती है, जहाँ पे एक मालिक होता है, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, लाला कहता है यार तुम तो बहुत पुराने हो गए हो, चलो तुम्हारी सैलरी 20% बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम के हिसाब से हो रहा है कि अगर आप किसी कंपनी में 5 साल काम कर लेते हो तो आप उस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय बन जाओगे। लेकिन कुछ कुछ कंपनी में, जो मैं आपको एमएनसी कंपनी बता रहा हूँ, वहाँ पे आप का कंपनसेशन आपके परफॉर्मेंस पे ही बेस रहता है। इसलिए आपने देखा होगा आईटी में काम करने वाले लोग, अगर आपकी फैमिली में भी कोई आईटी वाला होगा, बेचारे के पास ना सोने का टाइम होता है ना उठने का टाइम होता है, कभी भी वो लोग रात को मीटिंग ले रहे होते हैं। कभी कभी मैं सो रहा होता हूँ, बगल मेरा भाई उठ के किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है, ऐसे माइक वाइक लगा के, तो मैं भी डर जाता हूँ, भाई बता के तो किया कर। मुझे तो कभी कभी ऐसी फीलिंग आने लगती है मैं सपना देख रहा हूँ, ठीक है। चलो अब ये सब याद हो गया, अब मैं इसका आपका अंदर का कंटेंट भी सुनूंगा और इसके अलावा मैं आपको इसकी हेडिंग्स भी सुनूंगा। दिया आपको 1 मिनट, जल्दी करो। चलो नालायक बच्चों एक बार यहाँ पे देखना सर, उसके बाद आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आपने प्रोसेस याद किया था, किसका, स्टाफिंग का प्रोसेस याद किया था ना। स्टाफिंग के प्रोसेस कितने थे टोटल, 8 थे, ठीक वैसे ही अब इस स्टाफिंग में अगर आप आके देखो, इस स्टाफिंग में आके देखो, यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट आया था सिलेक्शन। आपको पता है सिलेक्शन करने के भी टोटल 8 प्रोसेस हैं बेटा। कौन कौन से वो 8,
देखो सर, वो 8 है पहला। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब आपने एस्टिमेट कर दिया, आपने रिक्रूट कर दिया, अब तुमने मुझे भेज दिए 50 में से 10 लोग कि आप इसमें से बेस्ट एम्प्लॉई बना लो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उनका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब मैं कुछ 10 में से 5 आगे ले जाऊंगा, 5 को मना कर दूंगा। तो इसका मतलब मैं एलिमिनेट करूंगा अनक्वालिफाइड लोग। रिक्रूटमेंट ने अपने हिसाब से टेस्ट करके दिया था, लेकिन मैं उस 10 में से भी किसी 5 को आगे लूंगा। तो ये हुआ एलिमिनेट अनक्वालिफाइड। तो जो लोग एलिमिनेट हो रहे हैं वो अनक्वालिफाइड होंगे। अच्छा, अब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद अगला होता है सिलेक्शन का टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? सिलेक्शन टेस्ट का मतलब आपने देखा होगा कि ग्रुप डिस्कशन होते हैं, या फिर आपके पास जो एचआरएम वाला होता है ना, एक 4-5 पन्नों का एक आपसे फॉर्मल क्वेश्चनेयर लेके आता है, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस होते हैं कि बताइए अगर आपके घर में आपकी बहन रात को 2 बजे भाग जाए तो आप क्या करोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपका वो इमोशनल कोशिएंट को चेक कर रहे होते हैं, आपके इंटेलिजेंस को चेक कर रहे होते हैं, मतलब अलग अलग सिचुएशन में आपको डाल के टेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो होता है सिलेक्शन का टेस्ट। मेजर सर्टेन करेक्टरिस्टिक, आपके अंदर वो कुछ करेक्टरिस्टिक चेक करता है कि कहीं आपको बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं आता, तो आपको जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चन डालेगा जहां पे वो आपको एक्सट्रीम गुस्से में डाल देगा। अब आप उसके आंसर को कैसे लिखते हो, तो वो उससे आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक का पता लगाएगा। मैं आपको वैसे भी बताता हूँ, कुछ कुछ कंपनियां इतने लंबे प्रोसेस पे नहीं जाती है। वो क्या करती है, जिस दिन आपको बुलाती है ना, उस दिन आपके सामने 5 लोग बैठे रहते हैं। उन 5 लोग में से जो 5वां आदमी होगा ना, या हो सकता है तीसरा हो या फिर दूसरा हो, किसी भी पोजीशन पे बैठा हुआ होगा, वो आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगा। वो बस आपको देखता रहेगा, देखता रहेगा। आप ये मत बैठना कि उसको आपसे प्यार हो गया, नहीं नहीं, प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ आपको, लेकिन वो आपके सारे गेस्चर्स को नोट करता रहेगा कि आप किस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट कर देता है, ये तो नीच आदमी है, ठीक। चलो सर, तो वो वाला सिलेक्शन टेस्ट ये लोग बड़े लेवल पे पूरे क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो 2 हो गया, स्क्रीन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट। जब सिलेक्शन टेस्ट आप लोग पास कर लेते हो, तब आपका इंटरव्यू होता है सर, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जहां पे आपसे इन डेप्थ सवाल पूछे जाते हैं डोमेन से रिलेटेड, जिस डोमेन के लिए आपको काम पे रखा गया है। मान लेते हैं अगर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो और अगर किसी कंपनी में फाइनेंस के लिए जा रहे हो, तो फाइनेंस से रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। डन। अच्छा, अब आपने वो वाला भी इंटरव्यू पास कर लिया, मुझे सही सही लगेगा यार इस बंदे को नॉलेज है, इसको ना अपना एम्प्लॉय बना लेना चाहिए। तो इसके बाद होगा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, जहां पे आपसे कहा जाएगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, जिसमें आपका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन भी सबमिट करो। पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है कि जिस एड्रेस में आप रहते हो, जहां का आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जिस एड्रेस का लगाया है, उस लोकल वर्नाकुलर एड्रेस में जो पुलिस स्टेशन है, वहां से एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके आओ कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है। तो सर इसका मतलब वो भी यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे ना आपसे कुछ प्रीवियस कंपनी के रेफरेंसेस भी लिए जाते हैं, या फिर कुछ लोगों के रेफरेंसेस लिए जाते हैं जो आप कंफर्म करते हो कि ये मेरा रिलेटिव है या फिर ये मेरा एम्प्लॉयर है। ऐसा करने के बाद फिर मैं यहाँ आता हूँ, सिलेक्शन डिसीजन लेता हूँ। सिलेक्शन डिसीजन के लिए मैं कह लूँगा आपके टेस्ट और आपने जो रेफरेंसेस लगाए थे, मैं उन पे कॉल करूँगा। हो सकता है कि मैं बिना बताए आपके यहाँ के पुलिस स्टेशन में भी चला जाऊँ, आपने जो नंबर दिए थे, आपने जो मुझे एड्रेसेस बताए थे, वहाँ पे मैं विजिट करूँगा। ऐसा करने के बाद मैं यहाँ पे भी आपको क्वालिफाई करता हूँ कि भाई ठीक है, बंदे का सब कुछ ओके है। लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसी चीज़ जो किसी को ना पता हो, बस आपको पता हो, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, तो मैं आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाऊंगा। मेडिकल एग्जामिनेशन किस लिए? अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसा जिसकी वजह से हमारे ऑफिस में रहने के बाद बाकी एम्प्लॉयज़ में भी ना फैल जाए, या फिर आप कुछ दिनों के मेहमान हो और अगर हम आपको अपना एम्प्लॉय बना लेंगे तो हमें आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो इस बात के लिए मैं आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराता हूँ, जहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ आप किसी रिकॉग्नाइज NABCC करके मतलब हॉस्पिटल होते हैं नैब एक्रेडिटेड, वहाँ से आप अपना मेडिकल टेस्ट फुल बॉडी चेकअप करा के आओ। डन। इतना होने के बाद अब जब सब कुछ ही आपने पास कर लिया, मैं आपको जॉब ऑफर दे दूंगा, मतलब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपके पास आ जाएगा आपके मेल पे, और कंफर्मेशन भी यहीं पे आपको देनी होती है। कंफर्मेशन याद रखना, कंफर्मेशन भी आपको यहीं पे देनी है। कहाँ पे? इस जॉब ऑफर के टाइम पे आपको कंफर्मेशन भी देनी है। लास्ट होता है सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे मैं आपको आपका जॉब टाइटल दे दूंगा, जहाँ पर मैं आपके साथ 5 साल का 6 साल का एग्रीमेंट करूंगा, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे नहीं देंगे, जहाँ पे मैं आपकी जो भी होगी सैलरी का स्ट्रक्चर डिसाइड करूंगा। तो ये सब हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक। अब इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, अगली स्लाइड में मैं आपके साथ वो करूंगा। पहले आप मुझे ये याद करके दो अगले 1 मिनट में।
चलो नालायक बच्चों, इससे निकल के हम लोग यहाँ से निकल के ये जो मैंने आपको बताया था, ये सिलेक्शन टेस्ट, टोटल कितने सिलेक्शन टेस्ट होते हैं बोलो? 5 सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। ये 5 सिलेक्शन टेस्ट यहाँ पे देखो बेटा, ये आपको ना उस वहां पे आपको जब भी एक क्वेश्चन ये दिया जाएगा या कोई आदमी आपसे या फिर ग्रुप स्टेज पे आपको बिठाया जाएगा, तो उस लेवल पे आपकी ये 5 चीजें टेस्ट हो रही होंगी। तो आप अपने इन चीजों को या तो ठीक से काम कर लेना, और अगर आपके अंदर ये सब कोई कमी है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जैसे कि सबसे पहले वो देखेंगे जिस आदमी को हम लोग अपना पर्सपेक्टिव टीम मेंबर या एम्प्लॉय बनाने वाले हैं, क्या उसको ट्रेड की समझ है? ट्रेड का मतलब डोमेन हो गया, मतलब जिस इंडस्ट्री में या फिर जिस कंपनी में हम तुमको रिक्रूट कर रहे हैं, तुम्हें उस प्रोफेशन के बारे में पता भी है, या फिर जो तुम स्टडी करके आए हो, मान लो तुम सीए डॉक्टर इंजीनियर बन के आए हो, उसके बारे में पता है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको टेक्निकल ही किया जाएगा, आपके टेक्निकल राउंड होंगे जहां पे आपके साउंड नॉलेज को चेक किया जाएगा, टेक्निकल ट्रेनिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग में आपकी स्टडी की जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल स्किल पोस्ट की, मान लिया कि आपने उस डोमेन के बारे में अप्लाई तो किया है, लेकिन आपको वहां की प्रोफेशन की एक्चुअल स्किल या फिर जो चीज हमें चाहिए वो आपके पास है। अगर होगा तो ये पहला टेस्ट है। इसके बाद दूसरे में आपका अब होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। ये तो हो गया वो जो आप पढ़ के आए हो और जो हमारी कंपनी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है वो हो गया, मतलब ये डायरेक्ट चीज हो गई जिससे मुझे आपका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें ना इनडायरेक्ट है, उसमें से पहला इनडायरेक्ट पॉइंट आया, आप इसको ध्यान भी रखना कि ये डायरेक्ट है, बाकी सब ये इनडायरेक्ट है, बाकी सब ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या किया जाता है, बस इतना सा चेक करना है क्या आप अपने अंदर ये वाली क्वालिटीज रखते हो कि आपको अपने सक्सेस के साथ, अपने डेवलपमेंट के साथ कंपनी के डेवलपमेंट की भी समझ है। मतलब पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप, क्या टाइम के साथ आप डेवलप करोगे। दूसरा, पोटेंशियल टू एक्वायर स्किल, अगर कंपनी कल को कुछ नई चीजें करनी जाती है तो क्या आप उन स्किल्स को अपने अंदर, न्यू स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। एंड लास्ट, पर्सन गुड इंडेक्स। अच्छा, अब यहां पे ना एप्टीट्यूड में हम आपके उस गेस्चर की भी स्टडी करते हैं कि क्या आपके अंदर वो इंडेक्सेस हैं, मतलब वो फीचर्स हैं कि कल को अगर कंपनी के साथ सक्सेस फैक्टर में आपको भी देखा जाए तो क्या कंपनी के सक्सेस में आपका रोल होगा और आपका भी सक्सेस होगा। तो सर, पर्सन्स गुड इंडेक्सेस ऑफ फ्यूचर सक्सेस, अब यहाँ पे फ्यूचर सक्सेस में आपका भी है और कंपनी का भी है। तो ये दोनों चीजें मुझे समझ में आई एप्टीट्यूड को लेके। बस एप्टीट्यूड को अगर सिंपल वर्ड से याद रखना है तो ग्रास्पिंग पावर, ठीक। अच्छा, अब सर देखते हैं पर्सनालिटी। देखो, पर्सनालिटी मैं किसी की बहुत ज्यादा डेवलप नहीं करा सकता, पर्सनालिटी ये आपके अंदर इनबिल्ट होती है। जैसे कि पर्टिकुलर सिस्टम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, तो मैं आपको उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में डाल के चेक करूंगा। अगला, वैल्यू सिस्टम, आपके पास क्या वैल्यूज है बहुत सारी चीजों को लेके, लड़की को देख के या फिर कंपनी के सक्सेस को देख के या फिर आपकी सैलरी और कंपनी की ग्रोथ को देख के, तो वो वैल्यू सिस्टम आपका चेक करना पड़ेगा कि कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाओ। अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा है इसलिए आप अच्छा बिहेव करोगे, लेकिन कल को कंपनी अगर वर्स्ट सिचुएशन में जाते हो, आप छोड़ के तो नहीं जा रहे। अच्छा, मैच्योरिटी के लेवल को भी टेस्ट किया जाएगा कि आप किस लेवल पे मैच्योरिटी का लेवल रखते हो। अच्छा, एंड द लास्ट, इमोशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपको इमोशनल किया, अगर हमारे कंपटीटर ने आपको इमोशनल किया, या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो। तो देखा जाए तो बहुत हद तक इसका ना ट्रेड से कुछ लेना देना है ना एप्टीट्यूड से लेना देना है। ये कंपनी टेस्ट क्यों कर रही है, कंपनी बस इसलिए आपको ये चीज टेस्ट कर रही है कि आप अपनी पर्सनालिटी को, जब कंपनी को आप रिप्रेजेंट करने लग जाओगे तो लोगों के सामने आप कैसे दिखते हो, ठीक। चलो सर, अच्छा अगला आया इंटेलिजेंस टेस्ट। देखो, ये तो पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन पे जहां पे आपको डिसीजन मेकिंग दे दिया गया, उस डिसीजन मेकिंग के टाइम पे आपका आईक्यू कैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन मैनेजमेंट के लेवल पे होने वाला है, जहां पे अगर डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है आपको बहुत हद तक डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन डिसीजन लेने के लिए आपका आईक्यू देखा जाता है। तो आपका आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसा है, साथ में डिसीजन मेकिंग और जजमेंट आप किस तरीके से करते हो। तो यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। कंपनी फिर से आपको यहाँ पे कुछ टेक्निकल सवाल पूछेगी कि अगर ऐसा होगा तो आप कैसा बिहेव करोगे। चलो सर, इन सब के अलावा आपके एटीट्यूड को, आपकी पर्सनालिटी को और आपके इंटेलिजेंस को बहुत सारी कंपनी जानबूझ के एक सवाल पूछती है कि आपका हॉबीज क्या है, आप किन किन चीजों को लेके इंटरेस्ट लेते हो। यहां से कंपनी आपके इन चारों चीजों को भी चेक कर देती है। तो इंटरेस्ट टेस्ट में वो आपके इंटरेस्ट के पैटर्न को समझती है कि आपको क्या पसंद है। अब मान लो आप ये कहते हो कि सर ना मुझे ना मैच बहुत पसंद है,
मैं इंडिया पाकिस्तान का तो मैच छोड़ ही नहीं सकता, उसके लिए मैं सारे काम छोड़ देता हूँ। और अगर आपने इंटरव्यू में ये बात बोल दी तो इंटरव्यू में समझ जाएगा कि इसको ना हमारी कंपनी से कुछ लेना देना है, इसका तो पर्सनालिटी इस तरीके की, अगर मान लिया किसी दिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी और उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, ये आदमी तो छोड़ के चला जाएगा। इसके अलावा कंपनी इंटरेस्ट जानने के लिए आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेगी पता लगाने के लिए कि आप किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। जैसे अक्सर कंपनी आपसे पूछती है आर यू मैरिड और अनमैरिड, या कोई आपके अफेयर्स है, या फिर आपकी फैमिली में कौन कौन है। कंपनी इस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चेक कर रही होती है कि मान लिया आप कंपनी में अपनी फैमिली में सिंगल हो जो ब्रेड अर्नर है और आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मम्मी है, पापा हैं, बहन है, छोटे भाई है, तो कंपनी यहाँ से पता लगाएगी कि इसका बहुत ज़्यादा फोकस तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ है। कल को अगर कुछ ऐसा वैसा होता है फैमिली को लेके तो ये शायद उसको प्रायोरिटी देगा, कंपनी में कम ध्यान देगा। तो इस तरीके से कंपनी बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करती है। अब ये चैप्टर आपके आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको इन सब चीज़ों के लिए हल्का फुल्का मॉडिफाइड आंसर भी देना है इफ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब। बोलो सर, ये सारे सिलेक्शन टेस्ट समझ में आए? 1 मिनट का टाइम दिया, अभी मैं पूछूंगा। चलो नालायक बच्चों, एक और पार्ट में आ गए, रिक्रूटमेंट। अरे ये क्या नाम है, स्टाफिंग का कौन सा प्रोसेस है? रिक्रूटमेंट सेकंड है। और सर सेकंड में मुझे पता चल जाता है कि मुझे एम्प्लॉइज लेके आने हैं, लेकिन एम्प्लॉय लाने के दो तरीके हैं, पहला हम इंटरनली ले आते हैं और दूसरा एक्सटर्नली। इंटरनली लाएंगे तो कहां से लाएंगे सर? अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो काम कर रहे थे उनको एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे ट्रांसफर कर दो। ये ट्रांसफर हमेशा कहां पे होता है सर? अरे ट्रांसफर कहां होता है? याद रखना है, ट्रांसफर होता है हमेशा सेम लेवल पे, लेकिन प्रमोशन कहां होता है सर? ये हाईयर लेवल पे होता है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो नीचे वाले एम्प्लॉय को उठा के ऊपर बिठा दे, या फिर अगर दूसरी डिपार्टमेंट में खाली हुआ है तो हम पहले वाले डिपार्टमेंट जहां पे सरप्लस एम्प्लॉय थे उसको निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। डन सर? अच्छा, अब इस इंटरनल सोर्स के तो इसका मतलब मेरिट ही मेरिट है। पहला मेरिट क्या सर? इकोनॉमिकल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको नहीं कराना पड़ेगा, जैसे कि मेडिकल टेस्ट नहीं कराना, बैकग्राउंड चेक नहीं कराना, इनको सिलेक्शन टेस्ट भी नहीं कराना, तो इसका मतलब पैसे बच गए। अगला मोटिवेट्स, इससे ना आपका जो एम्प्लॉय है वो थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करता है कि मेरा मालिक देखो कितना अच्छा है, वो मुझे एक पोस्ट से ऊपर वाले पोस्ट पे मेरा प्रमोशन कर जाता है, उसको ना बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, लेकिन ये प्रोसेस कैसा है सर? बहुत सिंपल है यार, उस रामू को उठाओ और उसको दूसरी सीट पे बिठा दो, बहुत सिंपल है। और एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट किसका है? देखो, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस। अगर आपके पास किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो आप उस सरप्लस को निकाल के जहां पे शॉर्टफॉल है वहां पे डाल दो। तो यहाँ पे आपको लिखना एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। लेकिन सर जब ये इतना बढ़िया है, इसमें भी कोई डीमेरिट होती है? सर पहला डीमेरिट सर इनकम्प्लीट। देखो जी, सिलेक्शन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन जब आपने उसका रिक्रूटमेंट किया था ना, बहुत ध्यान से सुनना, तो आपने उसको एक लेवल के लिए रिक्रूट किया था, लेकिन अगले लेवल के लिए अलग टेस्ट होंगे, अलग क्राइटेरिया चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको अपने आप को सिंपल और इकोनॉमिकल रखना था, आपने नीचे से उठा के ऊपर डाल दिया, तो इसका मतलब इनकम्प्लीट प्रोसेस है। याद रखना, इंटरनल रिक्रूटमेंट इज अ इनकम्प्लीट प्रोसेस। सर इसके बाद लिथार्जिक। लिथार्जिक कौन हो रहा है? एम्प्लॉय लिथार्जिक हो जाएंगे, जहां एम्प्लॉय को पता लगने लगा ना कि यार मालिक तो हमें उठा के ऊपर भेजेगा, ऊपर से और ऊपर भेजेगा, वो काम ही क्यों करेगा? उसको तो पता है कि टाइम के साथ मेरा प्रमोशन हो ही जाएगा। अच्छा, नो फ्रेश टैलेंट। सेम आदमी को एक कंपनी में नीचे से मैं ऊपर पहुंचाता जा रहा हूँ, हो सकता है कि उस पोस्ट के लिए अगर मैं कोई नया आदमी लाता, वो अपने साथ नया टैलेंट लेके आता और मेरे लिए बहुत अच्छी चीजें होती, लेकिन इससे मेरी प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती है, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय लिथार्जिक हो गया, प्रोडक्शन उस बेसिस पे करेगा ही नहीं। चलो सर, आपने इसके मेरिट भी देख लिए, डीमेरिट भी देख लिया, इसके दो ही एग्जाम्पल है, ट्रांसफर और प्रमोशन, दो ही एग्जाम्पल है, ठीक। अच्छा, लेकिन एक्सटर्नली अगर आप एम्प्लॉय लाओगे तो कहाँ से लाओगे? सर हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे डालेंगे कि वैकेंसी है। जैसे आपने देखा है जितने भी इंडिया में पीएसयूज वगैरह हैं, उनकी वेबसाइट पे आप सीधा जाके आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो पहला हो गया डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। दूसरा सर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मैं खुद नहीं करता, मैं कॉन्ट्रैक्टर को बोल देता हूँ भाई कॉन्ट्रैक्टर हमें 5 एम्प्लॉइज चाहिए, तो वो मुझे लाके दे देगा। तीसरा सर वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब naukri.com, shine.com ऐसी वेबसाइट्स पे मैं अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, अब वो कंपनीज मुझे अप्रोप्रिएट कैंडिडेट लाके देंगे। अगला है सर कैजुअल कॉलर्स। याद है हमने एक पूल बनाया था रिक्रूटमेंट में, हमने एक पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट की लिस्ट बना के रखी थी, मैं उनको कॉल करूंगा कि जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था उनको कॉल करूंगा, भैया क्या आप अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं? चलो सर अगला
प्लेसमेंट एजेंसीज। अब देखो जो ये वेब पब्लिशिंग है ना, वेब पब्लिशिंग कहीं पे भी हो सकती है। मैं गूगल पे भी ऐड डाल के कर सकता था, लेकिन पर्टिकुलर कुछ एजेंसीज इसके लिए काम ही कर, जैसे मैंने naukri.com वगैरह बोला ना, ये इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल है, ये इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल है। चलो सर अगला है रिकमेंडेशन ऑफ पास्ट एम्प्लॉय, ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, ऑफ डायरेक्टर, ऑफ मैनेजर, किसी की भी रिकमेंडेशन पे मैंने बोला यार ये मेरा बेटा है या ये मेरा मामा का लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट है, आप इसको रख लो। तो रिकमेंडेशन ऑफ पास्ट एम्प्लॉय या करंट एम्प्लॉय। उसके बाद है सर एडवर्टीजमेंट। अभी एडवर्टीजमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है। अब आप बोलोगे सर वेब पब्लिशिंग, प्लेसमेंट एजेंसीज, आप ना ऐसे समझो कि एडवर्टीजमेंट वेब पब्लिशिंग भी हो सकती है, लेकिन आप एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में भी दे सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट टीवी पे भी, रेडियो पे भी, या फिर आप एडवर्टीजमेंट अपने ही वेबसाइट पे भी दे सकते हो। ठीक, चलो सर। उसके बाद आया कैंपस प्लेसमेंट। आप अलग अलग कॉलेजेस में अपने आप को रजिस्टर कराओ और वहां पे जाके फ्रेश टैलेंट का आप कैंपस प्लेसमेंट करो। लास्ट आया सर ईई, ये है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखो इंडिया के अंदर ना बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह पास करते हैं उसकी एक डायरेक्टरी बनती है, और इवन कोई प्राइवेट कॉलेज वाला भी उस डायरेक्टरी में अपना सब सारी डिटेल दे सकता है। तो वो लोग ना वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, जनरली ये गवर्नमेंट के लिए होता है, तो आप वहाँ से भी इसको कॉल कर सकते हो। सर ये तो बढ़िया है, तो इसके फायदे, पहला सर आपको क्वालिफाइड लोग मिलेंगे, क्योंकि आपके पास कोई बर्डन नहीं है कि मुझे रामू के लड़के कोई ऊपर लेके आना, नहीं सर ऐसा कोई बर्डन नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्वालिफाइड मिलेगा, फ्रेश टैलेंट भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा स्पिरिट रहेगी कंपटीशन की, कि भैया अगर मैंने ठीक से काम नहीं किया तो ये मुझे हटा के किसी और को ले आएंगे, तो कंपटीशन की स्पिरिट भी रहेगी। डन। अच्छा लास्ट सर चॉइस, आपको यहाँ पे एक ही आदमी को ऊपर लेके जाना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 1 2 3 बहुत सारे लोगों से किसी एक आदमी को चुनना होगा, तो आपके पास चॉइस भी रहेगी। फिर एक बात बताओ, जब ये इतना बढ़िया है तो लोग इसको क्यों नहीं लेते? सर वो इसके लेंदी प्रोसेस की वजह से नहीं लेते, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, ये बहुत टाइम लेता है। बहुत टाइम लेने का मतलब आपको पता है कि एस्टिमेटिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन एक बहुत बहुत लंबे प्रोसेस है, ये लेंदी है। लेकिन लेंदी होने के साथ साथ आपको सिलेक्शन कराने के लिए एक बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ती है, वो टीम उनका अलग अलग टेस्ट करती है, तो सर ये कॉस्टली भी हो गया। और इन सब के अलावा एक चीज है जो मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को खराब कर देता है। जैसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को पता चलता है ना कि एक पोस्ट के लिए ये लोग नया सिलेक्शन कर रहे हैं, हमें नहीं देख रहे, मतलब उस पोस्ट के लिए मैं काम कर सकता हूं, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं, सर आप मेरा प्रमोशन कर दो ना, लेकिन नहीं कर रहे, वो किसी नए आदमी को ढूंढ रहे, तो मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड फील करता हूं। तो यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है। डन। चलो सर यहाँ पे मैंने आपका पूरा ये क्या नाम है पूरा स्टाफिंग कंप्लीट करा दिया, अब आप इसको बहुत अच्छे से याद करो। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।